हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड आज है चिल्ड्रंस डे, तो अभी हमने सेलिब्रेशन तो किया ही है। तो एक लास्ट वीडियो हमने बहुत पहले बनाई थी जो इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट था। सो आज मेरे दिमाग में आया क्यों वही चीज़ एक बार और स्टार्ट की जाए, इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट ही चलाया जाए। ये बहुत बच्चे हैं, बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग टाइम पे डाउट्स रहते हैं, उनके क्वेश्चंस रहते हैं, उनके पूछते रहते हैं। तो मुझे लगा कि आज एक प्रॉपर सेशन ही रखा जाए एंड आपके माध्यम से जितने लोग हैं, आप सबके माध्यम से ये क्वेश्चंस और मतलब वर्ल्ड वाइड भारत में, विश्व में जितने बच्चे हैं, लगभग सब इसी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग फैमिली, कास्ट, क्रीड, कल्चर से आते हैं, ठीक है। तो सबके अलग अलग सिमिलर प्रॉब्लम्स होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट आंसर आपको दूँ जिससे आपका प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपको मिले। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कौन आना चाहेगा या कुछ पूछना चाहेगा? एनीवन हु इज़ विलिंग गो फॉर द फर्स्ट? हाँ आदित्य। सर, जैसा कि जानते हैं कि मैं क्रिकेट भी खेलता और पढ़ाई भी करता, तो जैसे कि हमारा अभी पढ़ाई करते तो फिर घर में बोलते अच्छा कर रहा है, लेकिन एक दिन अगर क्रिकेट चले जाओ तो बोलते पढ़ाई पूरा बंद हो गया, महीने भर से ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। एक दिन सिर्फ जाने पैसा होता है, तो उसके लिए क्या करें सर? पढ़ाई भी करना है, फिर क्रिकेट भी खेलना है, दोनों। सो आदित्य का क्वेश्चन है कि ये डुअल चैनल खेल रहा है, मतलब पढ़ाई भी कर रहा है और क्रिकेट। नॉर्मल लाइफ में सबके डुअल चीज़ें होती ही होती हैं। बच्चे मैक्सिमम होते हैं जो अभी क्रिकेट का क्रेज़ है तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। अभी कोई वीडियो गेम खेल रहा है, कोई लाइफ को इतना सीरियस लेता ही नहीं है, वीडियो गेम खेलते बैठता है। कुछ वहाँ से गिफ्ट आ गए तो उसके दोस्त देख के उसको भी इंस्पायर हो जाते हैं कि भैया पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है, हम यही करते हैं, ये कर रहा है जो, ठीक है। तो आदित्य, आपका जो क्वेश्चन है बेटा, अगर आप प्रोफेशनली खेल रहे हैं, प्रॉपर सीख रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस, पेरेंट्स पागल नहीं है, लेकिन जब उनको आपकी पढ़ाई की वजह से आपकी रेगुलर लाइफ में इफेक्ट दिखता है, ठीक है। आपकी पढ़ाई डल हो जा रही है आपकी क्रिकेट की वजह से, आप क्रिकेट खेल तो रहे हैं लेकिन उस वजह से अगर आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे कोई चीज़ें अच्छी नहीं हो पाती है, तब उन्हें प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी पढ़ाई पैरेलली अच्छी चल रही है, आपको बैलेंस करना है कि आपको पता होना चाहिए कि भैया मेरा वीक का 7 दिन है, जितना टाइम मैं क्रिकेट को देना है इम्पॉर्टेंट है भाई, उतना मैं दूंगा, लेकिन जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे पढ़ाई भी उतनी ही शिद्दत से अच्छे से करनी है। पेरेंट्स आपके नहीं बोलते आप 90% लाए, मैं आपके पेरेंट्स को पर्सनली जानता हूँ, 90% लाए ऐसा वो नहीं बोलते, लेकिन एक एवरेज बना के रखो, वीक में मत चले जाओ, बस उनका इतना ही कहना है। बाकी जितने सपोर्टिव आपके पेरेंट्स हैं बहुत कम लोगों के होते हैं बेटा, ठीक है। सो होपफुली आंसर मिला आपको। ओके, एनीवन एल्स? कौन आना चाहता है? एनी क्वेश्चन? हाँ, सो वर्षा पांडे। सर, आजकल की जनरेशन एकदम फ़ोन एडिक्टेड हो चुकी है, उनको पढ़ने का मन तो करता है पर वो कर नहीं पाते हैं। ओके, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ये पुरानी जनरेशन की लड़की के लिए जो पुराने जनरेशन से है। जोक्स अपार्ट बेटा, लेकिन जो तेरा क्वेश्चन है कि आज के लोग, आज के बच्चे, मैं सिर्फ बच्चों की नहीं, मैं बड़ों की भी बात करूँगा, फ़ोन एडिक्टेड हैं। सब लोग चाहते हैं फ़ोन को यूज़ ना करें, ठीक है, लेकिन वो खुद बंद करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ समझने की बात है कि देखिए, जितना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हम होते चले जाएंगे उतने हम आलसी होते चले जाते हैं, उतना हम काम करना बंद करते चले जाते हैं। अभी रिसेंट में एक गाँव का टूर लेके आया तो वहाँ पे फ़ोन यूजेज बहुत कम था। वी वर वेरी बिजी इन आवर वर्क, लाइक पूजा, कथा एंड ऑल, उस सारी चीज़ों में। तो मुझे समझ में आया ना कि मैं पूरा दिन मेरा एकदम मस्त बीत रहा है, कभी हेडेक नहीं हो रहा है, बॉडी पेन नहीं कर रही है, थक नहीं रही मुझे, मतलब मालूम है क्या कि सोचने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। नॉट ओनली मी, फैमिली के जितने लोग थे, सोचने का टाइम नहीं मिलता था कि हम थक रहे हैं, और हम बिस्तर पे लेटते थे ना, हमें नींद आ जाती थी, ठीक है। तो आप अपने ऊपर कितना कमांड रखते हैं? जैसे बोलते हैं ना कि मैंने अभी सुधांशु जी के बारे, सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, वो डॉक्टरेट हैं, उन्होंने एक उनकी स्पीच सुनी थी, मुझे अच्छा लगा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। लोग बोलते हैं ना कि जब कोई यज्ञ होता है, पूजा होती है या कोई बड़ा चीज़ होता है, तो इंद्र आते हैं, पूजा में विघ्न डालने लगते हैं, उनकी गद्दी डोलने लगती है,
उनका सिंहासन हिलने लगता है, इंद्रदेव आते हैं। तो इंद्र मतलब कौन? आपकी इंद्रियों के मालिक। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह और गुप्तांग हमारे, ठीक है। तो हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में जब हम ध्यान लगाते हैं, कोई भी चीज़, रियल वर्ल्ड की मैं बात करूँ तो पढ़ाई ले लो आप, या कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोग्रेसिव है, जब आप अपनी इंद्रियों को वहाँ पे ले जाके एकत्रित करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ठीक है, और सारी चीज़ों से मोह माया से हटते हैं कि भाई मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है, ठीक है, तब आपकी इंद्रियां आपसे बगावत करने की ट्राई करेंगी। तो इंद्र और कोई नहीं, वो आपकी इंद्रियां ही हैं जो आपके अगेंस्ट में जाना शुरू करती हैं, ठीक है। थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ, थोड़ा मैसेज आपको, जैसे किसी से आप गुस्सा होते हो तो कंटिन्यू बात करना बंद ही कर देते हो, वैसा आपको अपने लिए डिसीजन लेना आना चाहिए। बाकी बाहरी कोई कितना भी बोले ना, कोई भी चेंज नहीं हो सकता। अल्टीमेटली जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि मुझे चेंज होना है, बाकी बाहर कोई कितना ही बोलता रहे। अगर आपके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, अब ये आपके ऊपर है ना कि आप उसको अंदर आने देते हो नहीं देते हो। आपको पता है मोबाइल यूज़ करना ख़राब है, मैं बोलता हूँ मोबाइल यूज़ करना ख़राब ही नहीं है, लेकिन आप किस वे में यूज़ कर रहे हैं और कितना यूज़ कर रहे हैं, मैटर वो करता है। आर यू गेटिंग मी? आप कौन सी चीज़ को कितना यूज़ करते हैं। जैसे मीठा अच्छा लगता है, लेकिन आप एक्सेस यूज़ करेंगे तो बुरा हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई चीज़ अगर आप सलीके से संभाल के यूज़ करते हैं तो दैट इज़ गुड। मोबाइल आपके पास है, आप वर्ल्ड आपकी उंगलियों पे है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो सीखते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का स्टेटस, अच्छा ये देखो सारी चीज़ें एक ही कंपनियों का है, मेटा का ही है सब, ठीक है, लेकिन उसको पता है कि लोग रील्स देखते हैं, तो उसने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, उसने एफबी पे भी स्टेटस डालना शुरू किया, तो लोग क्या रील्स वहाँ देखने शुरू हो गए, टिकटॉक वाली चीज़ें, ठीक है। अब लोग घंटों बीत जाते, पता ही नहीं चलता, आप अपने टाइम को किल करते चले जाते हैं। तो जब ये समझ में आ जाएगा कि आपका एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है, ठीक है, आपकी ये कोई और बताएगा नहीं, आपको खुद बैठ के सोचना होगा कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। और इससे भी अच्छा चीज़ रात को आपको खुद याद रखना होगा कि अगर सपोज़ मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, सीएस बनना है, XYZ कुछ भी चीज़ें बननी है, तो उसके लिए मैंने आज कितने स्टेप लिए। अगर मैं 10वीं में पढ़ता हूँ तो मैंने 10वीं में आज कितने चैप्टर ख़त्म किए हैं। अगर मैं 12वीं में हूँ तो मैंने अकाउंट के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और जो कि डिटेल में मुझे आ रहे, कितने टॉपिक्स मुझे समझ में आ रहे हैं। जब आप खुद के लिए आंसरेबल हो जाएंगे ना, आपकी बाहरी जितनी ट्रबल है, जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, सब देन एंड देयर ख़त्म हो जाएंगे। ओके, ठीक है, एग्रीड? और कोई है जिसके अंदर ऐसा कुछ द्वंद्व है, कुछ बातें हैं जो पूछना चाहते हो? बिंदास, यू कैन आस्क। यस बेटा। सर, कोई भी चीज़ों को पर्सनली, ज़्यादा पर्सनली कैसे नहीं लेना चाहिए, मतलब ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, जैसे कोई चीज़ों को, वो कैसे, तो वो चीज़ें सर कैसे डेवलप करें अपने अंदर? देखो बेटा, ये जो चीज़ है ना आपने पूछी, कौन चीज़ है जो हमें पर्सनली नहीं लेनी चाहिए। तो पर्सनली जो चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए वो इस तरीके से हो सकता है कि मैं, अब देखो एक चीज़ ये है कि अगर बाहर की हर चीज़ से मैं इफ़ेक्ट होने लगूँ, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि एक मैंने कहानी सुनी थी जब मैं बहुत छोटा था, ठीक है। तो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने सुनाई थी कि गौतम बुद्ध बैठे थे पूजा करने, तपस्या करने, या ध्यान में बैठे थे अपने। तो वो जब ध्यान में बैठे थे, उनके पास कोई आया और उनको बुलाने लगा, तो वो ध्यान में थे तो उन्हें पता ही नहीं चला, वो ध्यान में मग्न थे। तो जब उन्हें उन बातों का ध्यान ना रहा तो सामने वाला फिर उन्हें गाली देना शुरू किया। क्या शुरू किया? गाली देना शुरू किया, और फिर और गालियां देते चला गया। जब 2-3 घंटा बीता और इनका ध्यान का टाइम पूरा हुआ, ये जागे, तो बोले कि और बेटा कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसे याद किया? तो वो बोला कि मैं आपको कब से माँ बहन की इधर उधर की गालियाँ दे रहा हूँ, आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? बुरा नहीं लगता आपको? अरे इंसान हो कि नहीं भैया, है कि नहीं? गौतम बुद्ध ने बोला कि अच्छा एक एग्जाम्पल हम बताते हैं, आप बताओ, मैं अगर आपके घर आता हूँ, आपने मेरे सत्कार के लिए मेरे लिए
मीठा लाया, मिठाई लाई, पानी लाया, ठीक है, मैंने अगर वो मिठाई ग्रहण नहीं की, मैंने आपका लाया हुआ पानी नहीं पिया, तो वो कहाँ जाता है? तो बोला कि सिंपल सा है, आप नहीं खाएंगे तो मैं वापस घर में लेके जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने भी तो वही किया, तुमने गाली दी, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। और देखो, जब सेंसिबल हो जाते हो, जब आपको समझ में आ जाता है कि जो गाली दे रहा है वो मेंटली रिटार्डेड है, नॉर्मल आदमी नॉर्मल तरीके से गाली नहीं देगा। अब मैं अगर आपसे बात करूँ, मैं गाली देने लगूँगा? मैं गाली तब दूंगा जब मैं फ्रस्ट्रेटेड रहूँगा या मेरा मेंटल स्टेटस लो चला जाएगा, ठीक है। तो जो अपने मेंटल सेंस में है ही नहीं, उससे हम डिस्टर्ब क्यों हो जाएं? उससे हम डिस्टर्ब क्यों हो जाएं जो हमारे मेंटल स्टेटस में है ही नहीं, अपने स्टेट में है ही नहीं, वो स्टेट ऑफ माइंड उसका चेंज हुआ पड़ा है, तो वो तो समझ लो बीमार हुआ ना। बीमारों से खफा कौन होता है? बीमारों के लिए क्या किया जाता है? सेवा कर उसकी। और वो सेवा कैसे होगी? इग्नोर दैम, ठीक है। आपका घर है, आप अपने घर में किसको आने देते हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप सुअर को घुसा लोगे, कुत्ते को घुसा लोगे, बिल्ली को घुसा लोगे, सांड को घुसा लोगे, तो वो गोबर ही करेगा। सेम वे आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में किसको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ये किस पर डिपेंड करता है? आप पे। हर लल्लू पंजू को अगर आप अधिकार दे देते हैं कि भैया कम इन माई लाइफ एंड रून इट, आप मेरी ज़िंदगी में आओ और मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दो, आप कुछ भी बोल के, तो गलती किसकी है? आपकी है। तो इसीलिए इतने ही लोग, पहली बात अपना घेरा कम बनाओ, बहुतों से अच्छा बनने की कोशिश ना करो, अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसमें ध्यान दो, अपनी लाइफ का गोल क्या है, अचीव क्या है, उसमें ध्यान दो। बाकी सबको एंटरटेन करने के चक्कर में, और ये बहुत लोगों में ये होता है, एंग्जाइटी आ जाती है कि इसने मुझे बोल दिया, मैंने इसका जवाब नहीं दिया। तो इस चीज़ से बाहर जाना है, इससे हटना है कि मुझे सबका जवाब नहीं देना है, मुझे उसी का जवाब देना है जिसका जवाब देने से मुझे रिवॉर्ड में कुछ मिल रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। रास्ते में अगर कोई मुझे घूमता हुआ बोला पागल साला कहीं का इधर जा रहा है, पागल है, तो क्या मैं उससे भिड़ जाऊंगा? क्यों? मैं नहीं जानता वो कौन है, उसके बोलने से मैं पागल हो जाऊंगा? नहीं जानता। लेकिन हाँ, अगर आप लोग बोलते हो तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू ऑल मैटर्स टू मी। तब मैं कोशिश करूंगा कि भैया ये लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो या तो मेरे में डिफेक्ट है या तो फिर इनमें कुछ प्रॉब्लम है, दोनों जगह पे अगर प्रॉब्लम है तो मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने की, इज़न्ट इट? तो इस तरीके से इन चीज़ों को डील किया जा सकता है। आर यू गेटिंग मी? सेटिस्फाइड बच्चा? ओके। कोई और है? ध्रुव। सर जैसे हम लोग बहुत बार दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बेटर है क्या नहीं, तो उसका क्या समाधान है? कन्फ्यूजन का ऐसा है ना बेटा, तू अकेला नहीं है जो कंफ्यूज हो रहा है, लाइफ में बहुत लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज रहते ही हैं पूरी लाइफ। और मैं अगर ये बोलूँ कि 100 में से 99% लोग होते हैं जो लाइफ के किसी ना किसी एंगल में कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो दो चीज़ होती हैं, एक आप वो हो जाइए कि आपने जो डिसीजन ले लिया आप उसको करेक्ट करिए, या तो फिर आपका दिल जो कह रहा है वो करिए, ठीक है। अब इसमें भी भैया किसी का होता है कि मेरे को दो चीज़ चाहिए, मेरे को हीरो भी बनना है, मेरे को पुलिस भी बनना है, तो फिर वो गोविंदा बनेगा, पिक्चर में जाएगा और एक्टिंग करेगा पुलिस वाली, ठीक है। जोक सपाट, ऐसा नहीं होता। तुझे आर्मी में भी जाना है और तुझे डॉक्टर भी बनना है, तो तेरी फैमिली कहाँ एग्री कर रही है, तेरा दिल क्या बोल रहा है कि मुझे ज़्यादा किधर जाना है, दो चीज़ आपके पास है, तो दोनों गोल के बारे में ना रिसर्च करना शुरू करो फिर, ठीक है। अगर फैक्टफुल आंसर मैं दूँ तो मैं बोलूँगा कि दो चीज़ के बारे में आप रिसर्च करना शुरू करो। जैसे आप 10वीं में हैं तो फैमिली, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि साइंस में 2 ही 3 चीज़ फील्ड पता है, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ठीक है। और इन दोनों से कहीं कोई बच जाता है तो फिर उसके बाद कहीं और बोल देता है आर्किटेक्ट बन जाओ, ठीक है। चौथा शायद फील्ड किसी को पता होगा, और यही 2-3 चीज़ का क्रेज़ है। कॉमर्स के बारे में पूछोगे तो क्या बताएंगे वो आपको? CA बन जाओ। अगर इफ़ आई से टू समवन कि आई एम CS, तो वो रिप्लाई क्या करते हैं? कंपनी सेक्रेटरी? नहीं पता उनको, क्या बोलते हैं? कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो अंधी दुनिया चल रही है, भेड़ चाल चल रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, लोग अपना दूसरे के ऊपर थोपना चाहते हैं। आप क्या करो,
आप मतलब आपके थ्रू मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और हज़ारों लाखों का क्वेश्चन है। बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या, मैं दो चीज़ सोच रहा हूँ, दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा ऑप्ट करूँ। तो उसके लिए ना यही आंसर है कि आप दोनों चीज़ को ना लिखो। एक नोटबुक लो भैया, ठीक है, और नोटबुक में लिखो, एक पेज पे इसको लिखो, 4, 6, 10 पेज छोड़ के उसको लिखो। दोनों ड्रीम आपको लिखो, दोनों में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं जो आपको पता है वो लिखो। किस में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है वो लिखो। आपकी फैमिली सपोर्ट भी किस तरफ जा रही है, 1% उनका भी लो, ओपिनियन लो। फिर उसके बाद रिसर्च करना शुरू करो कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, मेहनत क्या है, फ्यूचर क्या है, दोनों में लिखो। लास्ट कंक्लूजन आते आते ना आपका दिमाग बोलने लगेगा कि यार ये वाला ना ज़्यादा अच्छा है, लग जाओ। फिर उसमें इफ एंड बट नहीं लाना। क्लियर? पक्का क्लियर हुआ माइंड? और कोई एनीवन? किसी को है कुछ क्वेश्चन? रिया पांडे। सर जैसे कि अभी के टाइम पे हम लोग भी हैं और जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना और हर चीज़ से एकदम फ्रस्ट्रेट होना और इरिटेट होना, ये सब, इन सब को कंट्रोल कैसे करना? देखो, छोटी छोटी बातों पे बेटा जो रिएक्ट करते हैं ना, वो लैक ऑफ नॉलेज होता है। आपकी उम्र में है तो वो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। अभी ये जो उम्र है ना, ये ग्रोइंग एज है, तो इसमें हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। इस टाइम लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हो रही होती हैं। इस टाइम पढ़ना भी होता है हमें, इस टाइम फैमिली प्रेशर भी होता है, क्लास में पढ़ना है, स्कूल में पढ़ना है, और हमारा सोशल मीडिया भी ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा, है ना, सोशल मीडिया ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा फ्रेंड सर्कल है, वो क्या कर रहा है, और मैं डीप में बोलूँ तो फिर उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, तो उससे कैसे बात कर ली, उससे कैसे बात कर ली, ये भी चलता रहता है। नोटबुक कंप्लीट नहीं, एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये सारे ना एक छोटे से दिमाग में चल रहा होता है, जिसने दुनिया नहीं देखी है, जिसको दुनिया के बारे में बहुत कम पता है, बहुत कम। आपको अगर मैं पूछूं कि दुनिया के बारे में क्या जानते हो, तो आपको पता है पापा मम्मी घर स्कूल, और उसके बाद के ये कोरियन सीरियल्स बोल दोगे थोड़े से, यही थोड़ी चीज़ें आएंगी। इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा आने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत जो घूमे वो बता दोगे, 2-4 सीरियल मूवी, इससे ज़्यादा पता है। अब जब मुझे नॉलेज ही कम है, जैसे टीन जानते हो ना, टीन पत्तल, उसको गर्म करोगे ना जल्दी गर्म हो जाता है, ठंडा भी जल्दी होता है, बच्चे वैसे होते हैं, या जो बीमार होगा वो ऐसा होगा, तुरंत गुस्सा आएगा, ठंडा भी तुरंत हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दो बेटा, गुस्सा ना हमेशा उन्हीं लोग पे आता है अगर हमें पता है ना कि सामने वाला सह जाएगा, मेरी बातों का रिप्लाई नहीं देगा, या वो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं मैटर करता हूँ, तो बार बार गुस्सा आएगा। या तो अपने से कमज़ोरों पे गुस्सा आएगा, अपने से ताकतवर पे गुस्सा करके दिखाओ। आप मूवी टिकट लेने गए हैं, मूवी टिकट लेने गए हैं, और एक 7 फुट का इंसान आता है जिसके बाइसेप्स कम से कम 22 इंचेस के बाइसेप्स है, 45 से 60 का चेस्ट है उसका, एकदम लंबा चौड़ा आया है, ऐसा लंबी लाइन है, वो टिकट जाके ऐसा ले लेगा, टिकट दे दो भैया, मूवी का 3 टिकट दे दो, लेकर चलता हूँ मैं। उसके बाद लाइन में जितने रहेंगे सब मुंडी नीचे कर लेंगे, बोले कोई रिप्लाई देगा? अब भैया कूटेगा पकड़ के, वो होएगा कि नहीं? अब भैया पकड़ कूट देगा, वो कौन बोलने जाएगा? सब बोलेंगे मन में, क्या बोलेंगे? ये ऐसा थोड़ी होता है, ये तो गलत है भाई। रूल्स रेगुलेशन कुछ होते कि नहीं? और पूछ लिया क्या बोल रहे हो भाई? भैया टिकट कैसी लगी फिर पिक्चर? तो टिकट था, कितने का मिला टिकट? मैं कोई कुछ कहाँ बोल रहा हूँ? ये होता है सीन इस तरीके से चलती है। और कोई? सो होपफुली बेटा आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा। और कोई? राम। सर अभी हम लोग को स्कूल में भी बताया जाता है कि हमें सुबह पढ़ाई करना चाहिए, बट बहुत लोग होते हैं जिनको जैसे आदत पड़ जाती है रात में पढ़ाई करने की, वो लोग लेट नाइट तक स्टडी करते हैं बट लेट नाइट करते हैं, जिसकी वजह से कई बार पेरेंट्स को कई ऑब्जेक्शन होता है, मार भी देते हैं कई बार इसके लिए। कौन सी चीज़ अच्छी है, सुबह पढ़ाई करना या लेट नाइट पढ़ाई करना?
मेरे हिसाब से पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। टाइम मैटर नहीं करता। अब मॉर्निंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वातावरण एकदम शांत होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे सुबह उठते ही पहले गर्म पानी पियो, उसके बाद तुम फ्रेश होने चले जाओ, ये रूल है। लेकिन कितने लोग हैं जिनको चाय पीने के बाद ही प्रेशर आता है, तो उनके पिछवाड़े पे मारोगे कि नहीं पहले तो पानी पी के जा, पानी पी के जा। नहीं आती प्रेशर भाई, मेरे को चाय पीने के बाद ही प्रेशर आता है, तो क्या है? तो वो एक मिथ है, मैं बोलूँगा कि एक ठीक है। वो सुबह में एटमॉस्फेयर पूरा शांत रहता है, माहौल ठंडा रहता है, माइंड फ्रेश रहती है, हम रिलैक्स किए हुए रहते हैं, सोए हुए रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग ना थोड़ा शांत रहता है, तो हमें याद ज़्यादा होता है, समझ में ज़्यादा आता है। लेकिन सबकी हैबिट वैसी नहीं होती। जो स्टार्टिंग से बच्चे किए हैं उनके लिए सही है। बाकी बहुत लोग हैं जो लेट नाइट पढ़ते हैं, वो दिन में खाली वाली होकर शाम को आधे घंटे हमारे लिए रात भर पढ़ेंगे, भोर में सो जाएंगे, तो कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब पेरेंट्स लोग को दिक्कत होता है कि तुम रात तक चल 2 बजे तक तुम पढ़ोगे, तो उनको भी तो सोना है। वो झाँक झाँक कहेंगे पढ़ रहा है, मोबाइल चला रहा है बे। वो बोलेंगे गुड्डू के पापा, गुड्डू के पापा। मम्मी नहीं उठेंगे बिस्तर से, गुड्डू के पापा। अरे 3 बार चौक के उठाएंगे, बोले कहाँ है, उठेंगे गुड्डू के पापा। उसके बाद बोलेंगे अरे तहीं देखो लड़का पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, देख के आओ। तब फिर गुड्डू के पापा आएंगे गुड्डू पढ़ रहे हो? हाँ। मोबाइल नहीं चला रहा है, पढ़ रहा है। फिर जाके सोएंगे। फिर पापा, उसके बाद तो गुड्डू के पापा मम्मी कोचती रह जाएंगे, नहीं उठेंगे। फिर कौन? मम्मी खुद है 3 बार उठ के आएंगी, वो नाइटी पहन के फिर मम्मी खुद आएंगी। सुबह नहीं पढ़ने को होता है, रात पढ़ना है तुम्हें, क्यों? उन्हें खुद को जागना पड़ रहा है, सुबह उन्हें भी उठना पड़ रहा है। सुबह तुम पढ़ते हो तो वो बचपन से सुना हुआ है कि सुबह उठ के पढ़ेंगे तो अच्छा होता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मुझे अगर चाय पी के प्रेशर आता है तो तुम डंडा मारोगे तो भी नहीं आएगा, हैं? डंडा मार के सूजन आएगा, प्रेशर थोड़ी आएगा। ओके कि नहीं, है ना? इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। यू कैन नॉट प्रेशराइज एनीथिंग। अंडरस्टैंडिंग की बात है कि कोई लेट नाइट तक काम करता है, कोई अर्ली मॉर्निंग वाला होता है, ठीक है। 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे उसके पास भी हैं। हाउ यू यूटिलाइज दिस 24 आवर, दैट मैटर्स, ठीक है। अब तुम लेट नाइट तक पढ़ोगे तो तुम्हारा दिन का शुरुआत जो है, इसके पीछे का लॉजिक यही है, आप लेट पढ़ोगे तो दिन की शुरुआत आपकी लेट होगी। या तो फिर अगर तुम जल्दी उठ गए, तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई रहेगी, तो तुम पूरे दिन चिड़चिड़े रहोगे और फिर तुम पूरे दिन अच्छे से नहीं रह पाओगे। तो उसके पीछे का लॉजिक है, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, तुम्हारा दिन फ्रेश रहेगा और अच्छे से कर पाओगे सारी चीज़ें। तो इसका एक बैलेंस से चीज़ें ये है कि मम्मी भी सो जाए, तुम भी घर पे जाओ, तुम 10, 11, साढ़े 11, 12 तक पढ़ो, फिर सो जाओ। सुबह के 5-6 बजे उठो, 5 बजे से पढ़ना शुरू करो। तो एक तुम्हारी 6 घंटे की नींद भी ज़रूरी है। और पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, जब सो रहे हो ना तो घोड़े बेच के सो। घोड़े बेच के सोने का ये मतलब नहीं कि 24 घंटे सो, 5-6 घंटे इज़ ओके। मतलब ये कि साउंड स्लीप लो आप। 5-6 घंटे की जो आपकी स्लीप होगी ना, वो कैसी होनी चाहिए? साउंड स्लीप, ओके। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको सोल्यूशन मिला? ओके बेटा। एनीवन एल्स? तत्व? सर इस एज में काफ़ी चीज़ होती है, जैसे कि शेड्यूल नहीं बैठता किसी लोगों का, किसी घर में अलग प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि सुबह स्कूल हो, बाद में क्लासेस, सबके घर में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, तो उधर टाइम जाता है। उसके बाद खाना पियो, सो जाओ, और उसमें पूरे शेड्यूल में इंसान इरिटेट हो जाता है और खुद की अलग एक्टिविटीज़ के लिए टाइम भी नहीं मिलता। तो वो कैसे निकालें? देख बेटा, पहली बात, अगर प्रॉब्लम्स की बात करता है ना, तो कोई भी अगर इंतज़ार करता रहे कि ट्रैफिक की सारी लाइट्स ये ग्रीन हो जाए और मैं चलूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम कभी भी किसी के लाइफ से ख़त्म नहीं होती, बस वो अपना फेस चेंज कर लेती है। कल तुम्हारे पेट में दर्द था, आज पेट में दर्द नहीं है, कल तुम्हारे पैर में दर्द हो जाएगा, फिर पैर का दर्द ठीक होगा, फिर सर का दर्द हो जाएगा, फिर सर का दर्द ठीक होगा तो फिर मम्मी को छींकें आने लगेंगी, और मम्मी को छींकें आएंगी तो तुम्हें धनिया लाने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक मोड ऑफ है, प्रॉब्लम्स है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है। लाइफ, अगर मैं और इजी वे में बोलूँ तो लाइफ इज़ अ सिनेमा एंड वी ऑल आर एक्टर्स। तो हमें उतने ही रील में
कोई एक्टर होते हैं मालूम है कैसे, उन्हें 3 घंटे की मूवी में वो पूरी मूवी में कोशिश करते रहते हैं ना, जान नहीं आ पाती मूवी में। और कोई एक्टर होते हैं ना 10-15 मिनट की उनको स्क्रीन मिलती है और कुछ ऐसा कर जाते हैं ना कि अगली बार हम उन्हीं की मूवी देखना चाहते हैं, वही एक्टर को देखना चाहते हैं। समझ रहे हो ना? वैसा ही है आपका डेली रूटीन जो है, आपको उसमें देखना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्या इंपॉर्टेंट कम है। अपनी डेली रूटीन को सैटरडे संडे छुट्टी के दिन में उसको वहाँ से चेंज करना, ठीक है। तो प्रायोरिटीज़ को अपने पे चुनना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। जो मैं आज नहीं करूँगा तो मेरा कल का नुकसान हो जाएगा, उस हिसाब से चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी और वीक के 7 दिन का प्लान हो जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी फ्रस्ट्रेशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेश्चन, ओके। आपका सॉल्यूशन हमेशा काम माइंड से निकलता है। नहीं हो पाया, ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं कर रहा हूँ। नहीं हो पाया, नहीं पाया तो तुम नहीं कर पाओगे और तुम 4-6 लोग से झगड़ जाओगे, मम्मी बेलने से मार देगी, सर फूट जाएगा तुम्हारा। सच्ची बता रहे हैं, क्योंकि तुम जितना फ्रस्ट्रेटेड हो मम्मी उससे ज़्यादा है। तुमसे पहले उठी, तुमसे बाद में सोइए, पूरे घर का खाना बनाइए, पापा को खिलाइए, कपड़े साफ़ किए और घर साफ़ किए, उसके बाद तुम स्कूल से आके फिर कचरा फैला दिए हो। तो मम्मी एकदम चिड़ी हुई है और तुम बोलो कि बेलना ठूस के तुम्हारे मुंह पे मारेगी वो। बहुत ज़्यादा पंचायत हो गया है तुम्हें, ठीक है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाना है हमें। बाकी प्रॉब्लम बेटा सबकी लाइफ में, और ये लाइफ में जो प्रॉब्लम है आपके, जैसे आपकी आप बोल रहे हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती ही होती है। कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। बस जैसा कि मैंने बोला, फेस चेंज होता है प्रॉब्लम का। किसी घर में मम्मी की तबीयत ख़राब है, किसी घर में पापा की तबीयत ख़राब है, किसी के घर में इनकम का प्रॉब्लम है, किसी घर में फ़ीस नहीं भरी है स्कूल की, किसी के बच्चे की तबीयत ख़राब है, ठीक है। तो किसी घर में रोज़ लड़ाइयाँ ही हो रही, किसी घर में कोई दारू ही पी के आ रहा है, मतलब XYZ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट मैन वही होता है बेटा जो सारे प्रॉब्लम्स के साथ में सोल्यूशन लेके आए, ठीक है। अगर मैं ज़िंदगी भर शिकायत करते बैठूंगा तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। लेकिन बेस्ट पार्ट मेरा क्या होगा, मैं वो शिकायत के साथ सोल्यूशन लेके आता हूँ। कोई सक्सेसफुल बनता है तो ओवरनाइट नहीं बनता है, लेकिन क्या बोलते हैं, अरे उसकी किस्मत कितनी अच्छी थी, आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन उसको नहीं पता है कि उस किस्मत को वो बनाने के लिए ना पहले कितनी रातें जागा है, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? पक्का? क्लियर? और कोई है? एनीवन? यस बेटा। कोई बोलता है साइंस बेस्ट है, कोई बोलता है कॉमर्स बेस्ट है। अगर आप मतलब आपको अगर कम परसेंटेज आए तो बोलते हैं इसलिए कॉमर्स ले लिया, अगर आपको ज़्यादा परसेंटेज आए इसलिए साइंस ले लिया। क्लियर नहीं हो पाता कुछ भी कि क्या करे। साइंस बेस्ट है, कॉमर्स बेस्ट है। अगर सिर्फ साइंस बेस्ट होता तो कॉमर्स नहीं होता, और सिर्फ कॉमर्स बेस्ट होता तो साइंस नहीं होता। मुझे आपके बताओ, आपकी आंखों में आपकी बॉडी में 2 आंखें हैं, मैं आपकी कौन सी आंख निकाल लूँ? 2 हाथ है, कौन से हाथ निकाल लूँ? नहीं ना। हमारे पास 2 किडनी है, कौन सी किडनी निकाल लूँ? कोई बताएगा? तू अपनी मेरे को 1 किडनी दे दे, एक से तो जी लेगी, मेरे भी कुछ भले हो जाएंगे, चलेगा? नहीं। तो बेटा साइंस एंड कॉमर्स का क्वेश्चन ही नहीं है। ये डफर लोग हो जाते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। चीज़ें क्या होती है, जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती, सलाह किससे लो? जिसने उस फील्ड में कुछ काम किया हो। या तो झंडे गाड़े हो, या तो उसने झंडे गाड़े, या तो उसने कोशिश बड़ी की हो, ठीक है। IAS पढ़ाने वाले सारे टीचर IAS नहीं बने, लेकिन उन्होंने कोशिश बहुत की है, उस लेवल तक गए हैं, तो दे कैन टीच प्रॉपर। यू शुड ट्राई। अगर आप जीत गए तो आप विनर हो, नहीं जीते तो यू कैन बी वेरी गुड कोच। अंडरस्टूड? तो ये जिसको पता ही नहीं, कुछ लोग हमारे रिलेटिव होते हैं, पहचान के होते हैं, आजू बाजू जो चाचा बन के आ जाते हैं, उनको नॉलेज कुछ नहीं होता, उनको नॉलेज कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको बता दूं, यही MIDC आप जानते हो, ऐसे बड़े कॉमर्स वाले, ऐसे बड़े साइंस वाले मिल जाएंगे जो MSc कर करके 8,000 रुपये घंटे कमा रहे हैं। इंजीनियर लोहार बन के बैठे हैं, इंजीनियर्स लोहार बन के बैठे हैं। सो अगर आप किसी भी फील्ड में बेहतर हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तो आप किसी कुमार विश्वास को जानते हो? कौन है कुमार विश्वास को? नहीं जानते? कुमार विश्वास को नहीं जानते आप? ओके ठीक है, कुमार विश्वास को नहीं जानते। अमिताभ बच्चन को जानते हो? आर्ट्स में है वो, सिनेमा आर्ट्स की फील्ड है, ठीक है। मनोज मुत्तसिर को जानते हो? जो भी शायरी वारी लिखते हैं, बहुत TV डिबेट में आते हैं, देखा है? जानते हो ना? वो आर्ट्स के छात्र हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जब आप किसी फील्ड में बेहतर होते हो तो आपकी पहचान होती है। फ़र्क नहीं पड़ता आप साइंस से लो, साइंस वाले भी कई कचरे उठाते मिलेंगे, कॉमर्स वाले भी मिलेंगे। तो ये बोलना कि ये फील्ड अच्छा है, ये फील्ड ख़राब है, बेकार है। आपका दिल क्या कहता है, आप जिस फील्ड में जाओगे बेहतर कर लोगे, ठीक है। और अगर मैं डीप बोलूँ बेटा, तो साइंस के बारे में लोगों को पता ज़्यादा है, कॉमर्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। वो गिन के 4 चीज़ें जानते हैं, ठीक है। बीकॉम बोलेंगे, उसके बाद बहुत, अब थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं बीएमएस बोलते हैं, फिर सीए बोलते हैं। उसके आगे बताओ, सीएस पता है, सीएसडब्ल्यू पता है नहीं पता है लोगों को, ठीक है। बीएफएम पता है, नहीं पता है उन लोगों को। उसके आगे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आएंगे, ठीक है, जो लोगों को पता ही नहीं है। अब जब मुझे पता ही नहीं है, कि हो सकता है ना कि आप नीचे उतरो और ये रास्ता जो है एकदम मस्त समंदर किनारे ले जा रहा हो जहाँ आपको जाने का मन हो, लेकिन मुझे पता ही नहीं, मुझे कौन सा रास्ता पता है कि जो पहाड़ों के बीच से होते हुए कटीले झरने के साथ में कहीं समंदर का एक छोटा सा नदी का किनारा मिलेगा। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, ये रास्ता जाओ, ये नदी के किनारे जाएगा, और तुम्हें समंदर जाने का मन है, लेकिन तुम मेरे वजह से कहाँ जाओगी, नदी के किनारे पे। तो हमेशा एडवाइस उन लोगों से लो जिन्होंने लाइफ में कुछ किया हो, जो फोकट की एडवाइस दे रहे हो। क्योंकि जब मैं बेटा 12वीं में था ना, 11वीं में मैं आपको बताऊँ तो एक लॉयर थे, वो राय करके थे, वो उनकी एज लगभग 55-60 थी और वो वकील थे, ठीक है। तो मैं, सूरज, उज्जवल 3 लोग साथ में पढ़ते थे, तो हमारा 3 का ग्रुप था। तो वी डिसाइडेड कि हम अभी यहाँ से BLS LLB करेंगे। देखो गलत लोग से डिसीजन लेने के बाद क्या होता है। तो मैं उनसे बात किया कि अंकल आप, अब लॉयर थे, मुंबई में प्रैक्टिस करते थे, तो मैं सुना था उनकी वाइफ NM में टीचर है। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल अगर हम लॉयर बन जाते हैं तो कैसा रहेगा। तो उनका रिएक्शन क्या था, अरे बाप रे, बम फोड़ देगा तुम्हारे ऊपर, मर जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे तुम, भीख मांगना पड़ेगा, भिखारी हो जाओगे। मतलब उसने, बंदे ने ना आजू बाजू ऐसा ऑरा बना दिया ना मेरे, कि मैं खुद फील कर रहा हूँ कि मैं लॉयर बन के कपड़े फटे पहन के भीख मांग रहा हूँ। मेरे अंकल आंटी, उनको ये बिलीव, मेरे घर में जाके चाय पानी पीता बैठा रहता 3 घंटे और यही बताता कि अगर ये लॉयर बन गया तो आप सब खानदान घर द्वार बेच के भीख मांगोगे। पूरा माहौल बना दिया, घर वाले भिखारी महसूस करने लगे थे। उनको लग गया था कि साला जहाँ लॉयर की डिग्री ये लिया, हम सब रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे, इसके ऊपर बम कोई फोड़ने वाले, मरेगा ये, ठीक है। तो ये अब लकीली कुछ और पढ़ा मैंने, ठीक है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ऐसे लोगों से कभी डिसीजन और राय लेनी नहीं चाहिए। राय ने ऐसी राय दी कि मेरी ज़िंदगी की राय बदल गई, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब कभी फ़ोन करते हैं, और कैसे हो, जिंदा हैं, नहीं पढ़े लॉ इसलिए, बोला था बेटा लॉ मत लेना, ठीक है। अपने बेटे से 3-4 डिप्लोमा करा के अभी घर बैठा दिए हैं। तो ये हाल होता है भैया, जब आप किसी से लो ना राय, तो बंदे की पहले क्वालिफ़िकेशन देख लो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस देख लो, और वो मुफ्त चंद है क्या। कुछ लोग होते हैं मुफ्त चंद, उनको कुछ नहीं होता है, उनको बस पकड़ पकड़, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारे घर में बच्चा हो गया, कर ले, तुम्हारे घर में बच्चा है, घूम घूम के इससे राय देंगे, फुकड़ कर राय देंगे, कुछ मतलब नहीं है। बस क्या करेंगे, तू ये कर ले, यही करते बैठते हैं, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे मुफ्त खोरों से, मुफ्त चंदों से, अंकल जी पानी पी लीजिए, मुझे पॉटी आई, मैं जा रही हूँ, निकल लो वहाँ से, पतली गली से। डोंट इंटरटेन दोज पीपल्स, कभी नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो कॉमर्स भी अच्छा है बेटा, साइंस भी अच्छा है, डिपेंड्स कि आपका दिल क्या चाहता है। और कभी आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि कॉमर्स में क्या क्या फील्ड है। साइंस के बारे में बहुत लोग बता के बैठे होंगे, ठीक है। कॉमर्स के बारे में मैं पर्सनली बताऊंगा कि कॉमर्स में क्या क्या फील्ड है, और आप लोग जाके अपने पेरेंट्स को बताइए। आपके पेरेंट्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कॉमर्स में 2 फील्ड नहीं बता पाएंगे, साइंस के 10 बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जनरेशन से ही पैदा हुआ, ये पहले से बूम चला हुआ है, साइंस करोगे तो ये, साइंस करो। मैं खुद जब साला कॉमर्स लिया तो मेरे घर वाले क्या बोले, लेडीज़ पढ़ाई कर रहा है, लेडीज़ पढ़ाई कर रहा है। कैसे भैया, हम ब्लाउज पहन के घूमेंगे, लेडीज़ पढ़ाई कर रहा है, ये नया, मतलब मेरे पूरे ख़ानदान में कॉलेज है हमारा,
कोई कॉमर्स वाला नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। मैं अकेला जब कॉमर्स लिया था तो मेरा नाम साला मजाक कर, लेडीज़ पढ़ाई कर रहा है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी शादी में मैं दूल्हा बनूंगा दुल्हन, क्यों? डिग्री मेरी लेडीज़ वाली हो जाएगी। तो इस तरीके का जो है ना मिथ हुआ। फिर चीज़ें, अब मेरे बाद 10 लोग ले लिए कॉमर्स, अब मेरे बाद 10 लोग ले लिए, अरे भैया कॉमर्स कॉमर्स ले लिए, समझ में भी आ रहा है। तो जब तुम किसी चीज़ को जानो, तुम किसी चीज़ पे राय कब दो? जब तुम किसी चीज़ को जानते हो, समझते हो, और उसके बाद तुम राय देते हो, समझ में आता है। नहीं तो तुम राय देके किसी की राय बिगाड़ देते हो पूरी लाइफ की। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए पहले जानो, परखो, फिर बोलो। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, है ना? ओके, एनीवन एल्स? कोई एक लास्ट क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं 2 क्वेश्चन है। ओके बोल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जैसे बॉयज़ और गर्ल्स में भेदभाव होता है कभी कभी। ओके मतलब गर्ल्स की गलती रहती तो भी बॉयज़ को बोलेंगे, और हमारी गलती रहती तो हमको ही बोलते हैं। बेटा काफ़ी पीड़ित है, घर में बहन की वजह से बहुत कुटा है लग रहा है। अच्छा, बाहर तो गर्लफ्रेंड ने थप्पड़ मरवाया, देखो। नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। बोल रहा है कि गर्ल्स की गलती रहती है तो बॉयज़ मार खाते हैं, बॉयज़ की गलती रहती है तो भी बॉयज़ मार खाते ही हैं। बेटा, एक पत्थर होता है जिस पे जो आता है ना चप्पल उतार के जाता है, तो लौंडों की हालत वही है। समझ में आ रहा है क्या? जोक वाली बात हो गई। लेकिन एक मैं बोलूँ ना, एक सोसाइटी में ना एक फ्रेम बना दिया गया है बेटा, औरतों की इज़्ज़त करो, और फिर औरतों को क्या चाहिए? इक्वालिटी चाहिए। हाँ, औरतों की रक्षा करो, नैरेटिव चेंज करने की ज़रूरत है। औरतों की रक्षा करो, लेकिन औरत क्या है? पुरुषों से आगे हैं। तो डबल स्टैंडर्ड जो गेम है ना, ये हमारे आपकी कुटाई की वजह यही है। या तो फिर तुम इक्वल हो, हमसे आगे हो, या तो तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ये बड़ा स्टेटमेंट है। हो सकता है कल कोई एफ.आई.आर मेरे ऊपर मार दे, महिला मंडल वाले। हाँ, अरे ये जो ए.के.एम बाबा है, साला सिखाता है लोगों को कि औरतों की इज्जत मत करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं सिखाता है, औरतों की इज्जत मत करो, करो, औरतों की इज्जत करो। हम अगर बहुत पहले जाते हैं, थोड़ा सा पहले जाते हैं, तो देखते हैं कि औरत पुरुषों से कम नहीं थी। झांसी की रानी ले लो, कस्तूरबा बाई ले लो, बहुत ऐसी, एक का नाम क्या लूँ मैं, हमारे में तो देवियों को बनाया गया, दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं हमारे वहाँ से। लेकिन जब फॉरेनर्स इंडिया पर अटैक किए हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। औरतों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जब वो इन्वेडर्स इंडिया में आए थे तो जिस औरत को देखते पसंद आती उसको उठा लेते, उसके साथ गलत काम करते, रेप वेप करते, फिर छोड़ देते, ये सारी चीज़ें होती थी। तो फिर तब से पर्दा सिस्टम इंडिया में आया। उसके पहले पर्दा सिस्टम इंडिया में नहीं था। तब वहाँ से एक मेल प्राइड जन्म लिया। क्या लिया? मेल प्राइड। मैं मर्द हूँ, मैं रक्षक हूँ, ठीक है। तो मर्द हूँ रक्षक हूँ वाला सिस्टम तब से उत्पन्न हुआ। मर्द रक्षक होते होते जब कांग्रेस आई, जब इंडिया आज़ाद हुआ, जब सारी चीज़ें हुई, तो फिर फीमेल की वोटिंग राइट्स बढ़ा दी गई। समझ रहे हैं? क्या बढ़ा दी गई? वोटिंग राइट्स। उनको अधिकार मिलने लगे जो उनको बहुत पहले मिले थे, फिर ब्रिटिशर्स और ये मुगल्स आए थे, छीन लिए गए थे, फिर वही अधिकार दिए गए। और ये बताया गया कि दे आर वेरी डिप्राइव्ड, उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है। भारत में महिलाओं का शोषण हुआ जो कि कभी पहले नहीं हुआ था, वो किसी और की वजह से हुआ था। तो ये सारा एजेंडा के थ्रू आज ये जो भुगतना पड़ रहा है ना, जेंडर इक्वल है या तो, क्योंकि ऊपर वाले ना सिर्फ 3 भेजा है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे घटित हुआ है उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स है बेटा, एजेंडा बेस्ड है। आज बड़े बड़े शिक्षक हैं, वो बहुत कुछ बोल देते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसलिए होती हैं क्योंकि जो आपके साथ ये कर रहा है ना, ऑलरेडी उसके दिमाग में चीज़ें भरी पड़ी हैं। आपके पास चलो एक हम बाबा सिखा दिए, बता दिए आपको,
अब आप अगली बार किसी लड़की को लड़के को जब ट्रीट करेंगे तो भेदभाव के साथ ट्रीट नहीं करेंगे। आप कैसे ट्रीट करेंगे? इक्वल ह्यूमन बींग। मेरे घर में होता है भाई है बहन है, इक्वल होता है किसी के साथ में। इसलिए नहीं होता कि वो लड़की है या इसलिए नहीं होता लड़का है। मेरे घर में जो होता है अगर हम कुटें तो वो भी कुटेगी बराबर से। हाँ, हमारे घर में ये नहीं होता भेदभाव भाई। ये श्रेष्ठ है, माँ औरत श्रेष्ठ है क्योंकि वो माँ है, उसमें सहनशीलता है, ठीक है, इज्जत है, पूजा है, सारी चीज़ें। अब कोई मेरी सीट, मैं ट्रेन में जा रहा था, आंटी मतलब मेरी चाची की उम्र की होंगी, तब मैं 12वीं या ग्रेजुएशन में था मैं। तो वो आई, बोली अंकल जी साइड। उनको पता नहीं क्या कम उम्र लगने का शौक़ लगा रहता है आंटियों को कि उन्हें दीदी बोल दो बड़ी खुश हो जाएंगी, अपनी सीट अपने पति को भी मार के उठा देंगी। दीदी बोला है तुम्हारा साला, बिठाओ इसको। और तुम आंटी बोल दे तुम्हारे सर पे 2 सैंडल मारेंगे। तो थोड़ा सा इशू उनका रहता है। मुझे, अब मैं बैठा हूँ, मैं मतलब चर्च गेट से खड़े खड़े आया था, बोईसर की ट्रेन थी, चर्च गेट से खड़े खड़े आया था, मुझे विरार के बाद कहीं सीट मिला। और लोकल ट्रेन में कैसा होता है कि बॉडी तुम्हारी किसी और के भरोसे चल रही है, ठीक है, सामने वाला हिला तुम भी हिल लिए, पीछे हो गए, इसी हिसाब से चल रही थी, पूरा एक्शन चल रहा था भैया, मूवी एकदम टकाटक। अब हाथ मेरा जवाब दे दिया था, कंधे पे था मेरे बैग पे था 3 लोग का भार पीछे जो इसे लटके थे। हाँ, मेरे कमर की एकदम ना हड्डियाँ चुरपुर कर दी थी, झिंगालाला हो गया था मेरा। मुझे एक सीट पे मैं चर्च गेट से निगाह लगाए बैठा था कि ये अंकल उठेंगे मैं यहीं बैठूंगा। अंकल नहीं उठे, उनके बाजू वाली एक दीदी उठ गई कोई। अब दीदी बोलूँगा आंटी बोलूँगा तो सर फ़ोन में घुस के मार सकती हैं वो। तो दीदी उठ गई, जो शायद 100-150 किलो की होंगी, 2 लोग का जगह लेके बैठे, उठ गई वो। तो अंकल थोड़ा सा ऐसे कर लिए, इतनी उस जगह था, मैंने आधा तशरीफ़ हवे में आधा वहाँ टिका के थोड़ा सा बैठा। आंटी को ये बात हजम ना हुई। आंटी जो विरार में बैठी थी, विरार में ट्रेन रुकी थी, वहाँ जो चढ़ी थी, आंटी को तकलीफ़ हो गई। बोलता औरतें खड़ी हैं, बैठ गया, शर्म नहीं आती इसको। मैं बोला आंटी हमें तकलीफ़ ना होती, हम मर जाएं। वो विरार में चढ़ी, उसको तकलीफ़ हो गया, ठीक है, समझ रहा है कि नहीं? तो ये दिमाग में भर दिया गया है। ये क्लियर करना ज़रूरी है, या तो तुम श्रेष्ठ हो या तो तुम इक्वल हो। तुम अपॉर्चुनिस्ट नहीं हो सकते ना। एक टाइम पे मैं श्रेष्ठ भी हूँ, अगले टाइम पे मैं इक्वल हूँ, उसके बाद मैं पीड़ित भी हूँ। तो ये थोड़ा सा है बेटा, ठीक है, ओके। रौनक, सर आजकल के बच्चे माइथोलॉजी में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते? आजकल के बच्चे माइथोलॉजी में इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते क्योंकि पहले जब हम छोटे थे तो हमारे ग्रैंडफादर हमारे घर में रामायण की चौपाइयाँ होती थी, सुबह पूजा होता था, हम देखते थे, रात को सोते टाइम हमें वो चीज़ें सुनाई जाती थी। कहानी में हमें राम की, भरत की, शत्रुघ्न की कहानियाँ सुनाई जाती थी। हमें ये बताया जाता था कि ये राजा कैसे हुए, वो मंदिर कैसे बना, वो श्रवण कुमार कौन था, अपने माँ बाप के लिए उसने क्या किया था, सीता जी ने क्या किया था, ये सारी चीज़ें बताई जाती थी। तो हमारे अंदर जीन में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर है। तो जब वो चीज़ें हमें दिखेंगी हम उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन आज क्या होता है, आज बच्चों को वो सारी चीज़ें बताई ही नहीं जाती, ठीक है। आज उन्हें क्या दिखाया जाता है, बाजू में बैठा के बेबी को बेस पसंद है, इस गाने पे 3 साल की बच्ची परफॉर्म भी करती है, ठीक है। हम उस टाइम पे, हम जब मूवी देखते थे उस टाइम पे कुछ अगर रोमांटिक सीन आती थी तो 2 फूल को टकरा देते थे, हमें उस पर भी शर्म आती थी। मम्मी उधर देखती थी, पापा उधर देखते थे, थोड़ी देर बाद चिल्लाते भी थे, क्या अरे तुम लोग दिन भर टीवी चालू रहता है, बंद करो इसको, बंद करो इसको, पहले दिन भर टीवी। हफ्ते में 1 दिन मूवी आती थी दूरदर्शन पे, उसको भी बंद करा दो, जिसमें फुल रोमांस कर रहे हैं आपस में। और अब तो बेटा यही वजह है मेन, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमें उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। अगर तुम्हें, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर बहुत बड़े वॉरियर थे, लेकिन अगर तुम्हें बताया ही ना जाए इंटरेस्ट लोगे। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा ही बताया गया, तुम्हारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे ना, उन्होंने अकबर को तो तलवार घोष मार रहा था, चंगेज़ खान को मारा था उसने, ठीक है। या वो ब्रिटेन में गए थे, अंग्रेज़ को यहाँ से उन्होंने तलवार से काट के टांग भगाया था,
एक बार बता दिया जाए, उसके बाद तुम खुद खोद के पूछ, अरे तो क्या हुआ था, मम्मी बताओ ना, मम्मी बताओ ना, मैं रोटी सेक दूंगी, बताओ ना, पापा बताओ ना, बताओ ना, आपके कपड़े साफ कर देती हूँ, बताओ ना, होगा कि नहीं। तो इस वजह से आज के बच्चे जो माइथोलॉजी में नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो इन चीज़ों में नहीं जा रहे, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, हमारा बच्चा तो हमारी सुनता ही नहीं। क्यों? इसलिए नहीं सुनता कि तुमने कभी उसे सुनाया ही नहीं, तुमने उसे वो सुनाया जो पूरी दुनिया सुना रही थी, तब तुमने मॉडर्न बनाया उसे। अब आज बच्चा जो तुम्हारा मॉडर्न बन रहा है, तो मॉडर्न में यही होता है कि माँ बाप कहाँ अच्छे लगते हैं भैया? ओल्ड एज होम में। तो मॉडर्न बच्चा तो यही करेगा ना, बीवी के साथ जाएगा हनीमून पे, तुम्हें डालेगा ओल्ड एज होम में, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। मॉडर्न ख्यालों से बोलो, मॉडर्न तरक्की होती है, मॉडर्न सोच तुम्हारी एडवांस होनी चाहिए। मॉडर्न वेस्टर्न होना मॉडर्न नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। वेस्टर्न होना मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न क्या है? हमारा दिमाग और अच्छा ऊंचा सोचे, बेहतर सोचे, वो मॉडर्न है। क्योंकि जो नया है वही मॉडर्न है, ठीक है। अगर कपड़े कम पहनने को मॉडर्न कहते तो कुतिया आज की बहुत बड़ी फैशन मॉडलिस्ट है। गधा आज का सबसे श्रेष्ठ जो है गधा को देखो अगर, तो उससे बड़ा कोई फैशन आइकन हो सकता? नंगा घूमता है वो। कम कपड़े पहनना मॉडर्न होता है क्या? नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं बेटा, समझ में आई बात? तो इसीलिए जो बच्चे हैं, क्योंकि हार्मोन्स उनके अलग जगह खींचते हैं। अगर मुझे कभी किसी ने, जैसे आपके घर में, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आपके घर में एक पेट है, आपने उसको बांध के रखा है, तो वो खींचेगा कहीं पे, तो उसकी गर्दन किधर खींचेगी? वहाँ पे खींचेगा। किधर खींचेगी? वहाँ पर जहाँ बंधा हुआ है। छुट्टा है, रोड का कुत्ता है, तो हर जगह अपना इलाका बनाता है, घूमेगा टांग उठा के। तो यही है वजह। आपने वो जो सिखाया होता है ना, बचपन में बताया होता है ना, वो खींचने वाला काम होता है कि कहीं पे भी जाओ फिर उसको छोड़ दो, घूम घाम के अपने घर पे आएगा ही आएगा। तो अब के जनरेशन के बच्चों को जब वो चीज़ें नहीं बताई जाती है, आपने उन्हें बांधा नहीं कभी संस्कारों में, तो वो घर पे घूम के कहाँ से आएंगे? वो तो मुन्नी और शीला के पास ही जाएंगे, और तुम्हारा कल जो है ओल्ड एज होम में बीतने ही वाला है। चलो ओल्ड एज होम में ना भी बीते, लेकिन तुम्हारी तो ना सुनेगा, ठीक है। एंड कोई क्लास क्वेश्चन किसी का है? नहीं? तेरा है? ओके। सर मेरा क्वेश्चन ये है, सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई थी? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को अभी भी अपनाने से शेम फील करते हैं। बेटा, सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई थी ये कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब से दुनिया है तब से सनातन धर्म है। क्योंकि राम आए थे तब सनातन धर्म था, ऐसा नहीं था। राम उस कुल में पैदा हुए थे जब सनातन धर्म को माना जाता था। कृष्ण आए थे तो सनातन धर्म तभी भी था, ठीक है। या कोई भी ऐसा कोई भी गणना नहीं है कि ये पैदा हुए तो इस धर्म की शुरुआत हो गई, वो पैदा हुए तो इस धर्म की शुरुआत हो गई, ऐसा सनातन धर्म के लिए नहीं है। तो इसका कुछ बताया नहीं जा सकता कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। हाँ, जब से पृथ्वी है बोला जा सकता है तब से है। जितनी बार युग आते हैं उनके बाद ये कंटिन्यू चलता रहता है। 4 युग बताए गए हैं उसमें, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, ठीक है। ये 4 युग बताए गए हैं। तो चारों युग ख़त्म होता है, फिर सृष्टि बनती है, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब तूने बोला कि बहुत लोग हैं जिनको इन चीज़ों से नफ़रत है या इस चीज़ों में जाना नहीं चाहते, मतलब शर्म आती है उनको। तो शर्म इसलिए आती है कि वो फॉलो बॉलीवुड को करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। अब आज ब्रैड पिट अगर इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट लेता है, वर्ल्ड का बहुत बड़ा हीरो है भैया, हाँ। स्मिथ अगर इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट लेता है, बाहर के बहुत लोग हैं। बराक ओबामा जेब में अगर हनुमान चालीसा लेके घूमते हैं, मैटर करता है ये चीज़, ठीक है। बहुत लोग हैं, अपना मार्क ज़करबर्ग, आप एप्पल का स्टीव जॉब, ये सब यहाँ पे इंडिया में आते थे, नीम कोरी बाबा से मिलने आते थे जो हनुमान जी के पुजारी थे। उन्होंने बोला, इंटरव्यू में बोला है, छुपी बात नहीं है। तो क्या है ना कि अगर तुम्हें तुम्हारे पिताजी के बारे में, जैसे कि मैंने बताया ही ना जाए, वो बताया जाए चोर है बताया जाए, और तुम्हें एकदम घृणा करनी सिखाई जाए, तुम घृणा करोगे, तुम बुरा मानोगे। लेकिन अगर तुम्हें बताया जाए कि वो अच्छे हैं, तो इसका मेन कल्चर क्या है मालूम है? मेन चीज़ वजह क्या है? यही है कि हमारे आजू बाजू एक ऐसा माहौल बन गया है प्रोपेगेंडा के थ्रू कि आप जो हो वो मानना छोड़ दो।
आप वहाँ से अपने आप को अलग कर लो, और कुछ नहीं। आप जब जिस चीज़ के बारे में जानोगे नहीं उसको कभी एक्सेप्ट कर नहीं पाओगे। तो आपने कितनी बार गीता के बारे में पढ़ा है? गीता में क्या बताया गया है? गीता में किसी धर्म को मानना ना मानना, काटना, काट दो, मार दो, जला दो, ये नहीं बताया गया है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छे बुरे के बीच में पहचान क्या है, इंसान का कर्तव्य क्या है, यही सारी चीज़ें तो बताई गई हैं। और उसमें यह भी नहीं कहा गया कि तुम ये धर्म को मानो। तुम्हें पसंद है तो इस राह पे चलो, ठीक है। तुम किसी भी धर्म में होके इस चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, जिसको पता ही नहीं है, तो जो घर का रास्ता नहीं पता है वो पूरी रात घूमेगा, कहाँ जाएगा, बस वजह है, ठीक है। सो होपफुली आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप सारे लोगों के क्वेश्चंस का मैं आंसर दे सकूं, और काफ़ी लोगों का मैं क्वेश्चन ले भी सका, ठीक है। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो फिर नेक्स्ट सेशन कभी होगा तो हम उसमें बात कर लेंगे, ठीक है। एंड मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे आंसर से आप सबके क्वेश्चंस सेटिस्फाइड हुए होंगे। इफ़ यस देन से ओके। तो मिलते हैं अगली बार, और विश यू ऑल वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे बेटा। एंड लाइफ में तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड माइंड को कीप एंड काम रखिए। लोगों से उलझना छोड़िए, अपने आप को किसी से उलझने से बेहतर अपने आप को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली बार, तब तक बाबा AKM की जय, बाबा AKM की जय। चलिए।